ठीक है, today is last class of dimension analysis. So I'm continuing. See, these are all the formulas. I think we started with here. These are all the formulas which we did. Even we did some questions on this, right? This is the first thing which we discussed. Second thing we discussed is between rotational and translation. रोटेशन मतलब ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है, ट्रांसलेशन मतलब स्ट्रेट चलता है. वी डिस्कस दिस. हमने रिलेशन पढ़ा था इन सब के बीच में. यू ऑलरेडी नो बिकॉज यू आर वेरी जीनियस. Then we discussed about linear momentum and angular momentum, and we also discussed similarities between gravitational, magnetic, and electricity. Right? We discussed all these things also. I told that in gravitational field, mass is the factor. In electric field, charge is the factor. Right? That also we discussed. Then we discussed some dimensionless constant. Refractive index, relative density, coefficient of friction, dielectric constant, also known as relative permittivity. We also discuss relative permeability. ये सब क्या रेशो है? एक वेलोसिटी का रेशो है, एक डेंसिटी का रेशो है, एक फोर्स का रेशो है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो है, एक मैग्नेटिक फील्ड का रेशो है. हमने ये सब पढ़ा था. हमने एक और चीज पढ़ी, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, ई एक्स. तो ये सब है. इन सब में एक्स जो होता है मेरा डायमेंशनल लेस होता है. मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ वेव. जो आपकी वेव होती है, ये इसकी इक्वेशन है. तो हमने क्या पढ़ा इसमें? टी सेकेंड से, तो ओमेगा क्या होगा? सेकेंड इनवर्स होगा. ये हमने पढ़ा था. अगर एक्स मेरा मीटर है तो के क्या था मेरा? मीटर इनवर्स. राइट? एक्सपोनेंशियल की पावर अगर लेमडा टी देता हूं, अगर टी मेरा सेकेंड है तो लेमडा क्या होगा? सेकेंड इनवर्स होगा. फिर हमने कुछ इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट पढ़े. वेवलेंथ, लाइट ईयर, ये मीटर में होता है. मैंने इम्पल्स पढ़ाया था. फोर्स इनटू टाइम, पावर पता है, वर्क अपॉन टाइम. इंटेंसिटी ऑफ वेव, जो मेरी वेव ट्रेवल कर रही है उसकी इंटेंसिटी होती है क्या? पावर अपॉन एरिया. ये हमने पढ़ा था. ठीक है. आज मैं एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं, हीट और हीट से रिलेटेड. हीट, देखो हीट, एक तो हीट और टेम्परेचर है. दे आर सिमिलर टू, दे आर सिमिलर टू करंट, वोल्टेज. ओके, देखो अब ये हाउ दिस बोथ आर सिमिलर, हीट एंड टेम्परेचर एंड करंट एंड वोल्टेज. देखो अगर दो पॉइंट है ए और बी, सॉरी ये मेरा ए है, ये मेरा बी है. अगर ये हाई पोटेंशियल पे, सपोज ये 5 वोल्ट पे और ये 2 वोल्ट पे, अब ए और बी को मैंने अगर कनेक्ट किया एक वायर से, तो क्या फ्लो होगा इन दोनों के बीच? व्हाट विल फ्लो बिटवीन दीज टू? बिटवीन दीज टू करंट विल फ्लो, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट और 2 वोल्ट के बीच में. अब हीट और टेम्परेचर में क्या होता है? हीट और टेम्परेचर में क्या होता है? देखो एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है. देखो ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है. अगर मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या है? हाई टेम्परेचर. कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या है? लो टेम्परेचर. ये किसकी तरह? ये मेरे करंट की तरह, सॉरी वोल्टेज की तरह. हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल. अगर मैं इन दोनों को जब कनेक्ट करता हूं, जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं, जब मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं और हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को, तो क्या फ्लो होगा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ? व्हाट विल फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट? क्या फ्लो होगा? हीट. हीट विल फ्लो.
काइनेटिक एनर्जी से हीट आता है, ये एंट्रोपी वगैरह सब किससे रिलेटेड है? हीट से रिलेटेड, राइट? जैसे आप गैस को टच करते हो, कभी आप तवे को रोटी बन रही है, आपने टच किया, यू टच इट, यू आर कोल्ड, दिस इज हॉट. हॉट मतलब टेम्परेचर इज मोर, कोल्ड मतलब टेम्परेचर इज लेस. एज सुन एज यू टच इट, what flows inside your body? Students, mute. What flows? Heat flows. So always remember, voltage is related to temperature, and current is related to heat. कितनों को ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? If you understood, please type 1. Any doubt, please type 0. सबको समझ में आया? देखो, ऑलवेज याद रखो कि जो मेरा कॉन्सेप्ट मेरे इलेक्ट्रिसिटी में लगते हैं, सेम कॉन्सेप्ट मेरे किस में लगेंगे? हीट में लगेंगे. मतलब क्या? यहाँ पे क्या होता है? मेरा रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस होता है. इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. दिस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस. ये मेरा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ये मेरा थर्मल रेजिस्टेंस है. तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना. अभी किसी ने हाथ उठाया, गलती से हुआ क्या? चलो ठीक है. अब हम कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ेंगे और डायमेंशंस पढ़ेंगे. ठीक है, चलो ठीक है, वापिस आते हैं. अब देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज V अपॉन आई. डायमेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. V का डायमेंशन और I का डायमेंशन पता है. डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ml2 t-3 I-2. ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है. ठीक है, अभी हम वापस इसमें नहीं जा रहे. अब हम क्या देखेंगे? थर्मल रेजिस्टेंस. ओके, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? अगर नॉर्मल रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट है, व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस? कैन एनीवन ऑफ यू टेल व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस? Thermal resistance will be equal to what? Voltage will be replaced by temperature difference. Current will be replaced by heat. बोलो कहीं कुछ स्टूडेंट्स, बोलो भाई, क्या हो गया? सही है कि नहीं? आ रहा है? कितनों को ये समझ में आ रहा है? किसी को डाउट? एक बार लास्ट क्लास से अच्छे से एनर्जेटिक होके कंप्लीट करो. ओके, ठीक है. अब इसका डायमेंशन लिखो. टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? केल्विन. हीट की यूनिट क्या है? जूल. जूल मतलब क्या? ml2 t-2. इसकी निकालो, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो. व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला? व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला? फास्ट. व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला? जो स्टूडेंट्स अभी लेट ज्वाइन किए हैं, आई विल अगेन एक्सप्लेन फॉर देम. 3 स्टूडेंट्स बीच में है, आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, क्या होगा? ठीक है. m इनवर्स L-2 T2 K. K1 ओके. ओके, तो नए स्टूडेंट्स आए, मैं उनको बता रहा हूँ फिर से. ठीक है, देखो, जैसे आपका दो पोटेंशियल होते हैं, सपोज ये 5 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट और 2 वोल्ट के बीच में क्या रहता है?
ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, और इन दोनों के बीच में क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। आई कहां से कहां? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, राइट। सो आप क्या करते हो? आप जब इन दोनों कनेक्ट करते हो, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो आपका करंट फ्लो होता है। सिमिलरली हम क्या कनेक्ट करते हैं? एक हॉट ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं। जब हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं तो क्या ये हाई टेम्परेचर है और ये मेरा क्या है? लो टेम्परेचर है। जब हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर कनेक्ट करूंगा तो क्या फ्लो होगा? हीट फ्लो होगा, राइट। तो देखो, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज डिफरेंस अपॉन करंट, तो यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस होगा? यहाँ पे होगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है मेरा? केल्विन। हीट क्या होता है मेरा? हीट होता है एनर्जी, राइट। तो ml/T-2 हो जाएगा और इसका डायमेंशन ये आ जाएगा। ओके, अगर स्टूडेंट्स को यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, जो नए थे पुराने थे, अगर सब समझ में आ रहा है, प्लीज टाइप 1, प्लीज टाइप 1। अगर किसी को कोई डाउट तो प्लीज टाइप 0। ओके गुड, ठीक है। So, देखो कंडक्टेंस, कितने लोगों ने कंडक्टेंस पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू स्टडीड कंडक्टेंस? कितने बच्चों ने कंडक्टेंस पढ़ा है? कंडक्टेंस इज नथिंग मीन्स 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ये देखो मेरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। तो देखो कंडक्टेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो थर्मल कंडक्टेंस क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल कंडक्टेंस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, right? So can you tell me the dimension? Can you tell me the dimension of thermal conductance? Can you tell me the dimension of thermal conductance? थर्मल कंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होगा थर्मल कंडक्टेंस। वन अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होगा। थर्मल कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। देखो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं, क्यों? रेसिप्रोकल है। सिमिलरली थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टेंस क्या होंगे? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो क्या हो जाएगा ये? ml/T-2 के इनवर्स। वेरी गुड नुपुर। इसकी यूनिट क्या होगी? देखो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट फ्लो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन, हीट फ्लो जूल इनवर्स। तो थर्मल कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? जूल केल्विन इनवर्स। देखो कई स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर आपने केल्विन पढ़ाया, फिर आपने थीटा पढ़ाया, दोनों में से क्या ले सकते हैं? आप दोनों ले सकते हो, यू कैन टेक बोथ। फॉर टेम्परेचर यू कैन टेक बोथ, यू कैन टेक केल्विन ऑल्सो, के यू कैन टेक थीटा। लाइक फॉर करंट वी टेक आई एंड ए, ठीक है। ओके, रजिस्टिविटी कितने लोगों ने पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू स्टडी रजिस्टिविटी? रजिस्टिविटी पढ़ा है? अब देखो रजिस्टिविटी क्या होती थी? रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो देखो अगर मैं रजिस्टिविटी का डायमेंशन निकालूंगा तो क्या करूंगा? आर ए बाई एल करूंगा कि नहीं? आर ए बाई एल करूंगा, ए ऊपर आएगा एल नीचे आएगा। मुझे आर का डायमेंशन पता है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन पता है, ml/T-3 I-2 इंटू एरिया करूंगा। एरिया क्या हो जाएगा मेरा? L² अपॉन लेंथ क्या हो जाएगा? L। एल एल कट जाएगा, क्या आ जाएगा फाइनली? फाइनली मेरा आ जाएगा m L⁻⁻1 ये, और ये अच्छा सॉरी L⁻⁻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 ⁻
3 t माइनस क्यूब i माइनस 2। तो क्या हो जाएगा मेरा ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस ओम होता है। अभी एरिया का एक मीटर आ जाएगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस ओम होता है और रेजिस्टिविटी की ओम मीटर होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टिविटी। देखो थर्मल रेजिस्टिविटी क्या होगी, थर्मल रेजिस्टिविटी को मैं किससे डिनोट करता हूं, आर लेमडा से। आर थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थर्मल रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय सेम फॉर्मूला। देखो रेजिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, थर्मल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी लेता है, वैसे रेजिस्टेंस का थर्मल रेजिस्टेंस का क्या रहेगा, थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो थर्मल रेजिस्टिविटी की यूनिट फाइंड करने के लिए, डायमेंशन फाइंड करने के लिए? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी? क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ इज इक्वल टू थर्मल रेजिस्टिविटी। थर्मल रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको पता है, एरिया आपको एल स्क्वायर और ये एल हो जाएगा। कैन यू प्लीज क्विकली टेल मी द डायमेंशंस? तो ठीक है, m माइनस 1 l माइनस 1 t 2 इंटू के। बस ये l l में चेंज होगा, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, ये मेरा 3 है। अब देखो कितने लोगों ने कंडक्टिविटी पढ़ा है, सी 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, सिमिलरली 1 अपॉन रेजिस्टिविटी बिकम्स कंडक्टिविटी। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अच्छा मोह और ओम क्या है, अच्छा ये आपने नहीं पढ़ा होगा। देखो रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, 1 अपॉन ओम। रेसिप्रोकल है ना, तो ओम को मैं क्या लिख देता हूं, ओम को मैं मोह लिख देता हूं, उल्टा। जो बच्चा होता मोह माया, मोह माया वाला मोह, MHO। तो 1 अपॉन ओम क्या हो जाता है, मोह हो जाता है, ठीक है। अच्छा आपने मुझे बता दिया। वैसे देखो रेजिस्टिविटी ओम मीटर है, तो कंडक्टिविटी इज व्हाट, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी मतलब क्या, 1 अपॉन ओम मीटर। ओम का 1 अपॉन ओम क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा, और एम क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। हीट चैप्टर, मैं एक्चुअली हीट चैप्टर कवर कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट, ये आपको 11th क्लास की सेकंड बुक में है। देखो थर्मल रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो मैंने ये देखो रिलेशन ऐसे लिखा है, लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन आर लेमडा। आर लेमडा क्या है मेरा, थर्मल रेजिस्टिविटी, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो इट बिकम्स कंप्लीटली रेसिप्रोकल, एम एल टी माइनस टू के इनवर्स, ठीक है। कितनों को ये सब समझ में आ रहा है, कितनों को ये सब समझ में आ गया पूरा, किसी को कोई डाउट? आप अभी सोच रहे होगे सर 3 दिन से यही ये पढ़ा रहे हैं, यही ये पढ़ा रहे हैं, और कितना? रिपीट कंडक्टिविटी, आई विल रिपीट कंडक्टिविटी। तो ठीक है,
देखो जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, वैसे ही सॉरी देखो जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, वैसे ही रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन। आपने पढ़ा होगा ना, करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? अलाउ, कितना ये अलाउ कर रहा है। वैसे रजिस्टिविटी क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन। कंडक्टिविटी क्या होता है? अलाउ। कंडक्टर विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। रेसिप्रोकल बस। अगर ये रजिस्टिविटी रो है तो कंडक्टिविटी 1/रो हो जाएगा। वैसे थर्मल में भी यही है, सेम विथ थर्मल। थर्मल में भी यही है। थर्मल में क्या है? अगर थर्मल रजिस्टिविटी आर लेमडा है तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1/r लेमडा। इसका सिंबल लेमडा होता है। तो कुछ नहीं करना, यूनिट को रेसिप्रोकल कर दो और यूनिट्स और इनको उल्टा लिख दो। जूल इनवर्स जूल हो जाएगा, के इनवर्स हो जाएगा, एम एम इनवर्स हो जाएगा। ऐसे ओम को उल्टा लिख दो, 1/ओम। तो कई बार कई ओम इनवर्स लिखते हैं, ओम को ऐसे भी सिंबल रहता है तो एक सिंबल ऐसा भी लगा देते हैं लोग, या फिर इसको मो को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये 4 सिंबल्स है। हम इसमें आएंगे, चैप्टर में आएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन उस टाइम आपको कुछ नया नहीं लगेगा। अब सबको क्लियर है? ओके, नेट प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। सूरज अंडरस्टूड? साहिल को आ गया? सूरज अंडरस्टूड? ओके, वेरी गुड। चलो, हीट के कुछ और डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। हीट सबसे बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी है, इजी। अभी आपको ये समझ में आ गया, आपको ये सब भी समझ में आ गया। देखो, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये 4 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हीट की। मैं हीट पे नहीं आऊंगा अभी, डेफिनेशन पे, बस इनकी यूनिट्स, डायमेंशन से यूनिट पे आ रहा हूं। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी का है, मैं ये कवर करना भूल गया था। डाइपोल मूवमेंट इज, सपोज आई हैव 2 चार्ज q एंड माइनस q, और इनका डिस्टेंस कितना है? d है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मूवमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा मेरा a इंटू टी एम्पियर टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा l। तो इसका डायमेंशंस होते हैं l a t, और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट कूलम मीटर। कूलम मीटर। रेजिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कंडक्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी सेम एज कंडक्टेंस। हीट कैपेसिटी और कंडक्टेंस क्या है? सेम है। कंडक्टेंस क्या है? थर्मल कंडक्टेंस। हीट कैपेसिटी और थर्मल कंडक्टेंस सेम है। थर्मल कंडक्टेंस क्या था? थर्मल कंडक्टेंस क्या था? हीट अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। हीट अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। वैसे थर्मल कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा? हीट अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। तो इनकी यूनिट भी सेम होगी, इनकी यूनिट भी सेम हो जाएगी, इनकी यूनिट भी सेम हो जाएगी। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखो जब भी स्पेसिफिक लगता है किसी भी चीज में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट मींस व्हाट? पर केजी, पर मास, डिवाइड बाय मास। When I say density and when I say specific density, what is the difference?
देयर इज अ डिवीजन ऑफ फैक्टर ऑफ मास, जो भी उसका मास है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास, हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास। ठीक है, मुझे हीट कैपेसिटी का डायमेंशन पता है, जब मैं उसको मास से डिवाइड कर रहा हूं मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल रहा है। जब मैं उसको मास से डिवाइड कर रहा हूं मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल रहा है। क्या आप मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशंस बता सकते हैं क्या? क्या आप मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशंस बता सकते हैं क्या? कैन यू प्लीज टेल मी द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी अपॉन मास, इसको बस मास से डिवाइड करना है। क्या हो जाएगा? L2 T-2 के -1। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। सिंपल, वेरी इजी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो मैं एक ऑब्जेक्ट को, सपोज ये मेरा क्या है, गैस में मैंने पानी रख दिया, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। सपोज देखो ये सपोज 0 डिग्री पे था, पानी 100 डिग्री पे जाएगा, राइट? टाइम के साथ, तो टाइम के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? हीट स्टोर कर रहा है। क्या स्टोर कर रहा है? हीट। तो हीट जो मेरा ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, हीट इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये आप अभी पढ़ोगे। इनकेस आपसे एक बच्चे ने डाउट पूछा है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ये अगले 1 महीने में पढ़ने वाले हो, अगले 1-2 महीने में। लेकिन आप ये चीज पक्का याद रख सकते हो, यू कैन रिमेंबर वन थिंग, दैट हीट कैपेसिटी एंड थर्मल कंडक्टेंस सेम है, बस इतना याद रखो। हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टेंस सेम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए इसको मास से डिवाइड कर दे रहा हूं मैं। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट इज नथिंग बट हीट ओनली। लेटेंट हीट इज नथिंग बट हीट एनर्जी ओनली। लेटेंट हीट इज नथिंग बट हीट एनर्जी ओनली। हीट एनर्जी ओनली। लेटेंट हीट इज नथिंग बट हीट एनर्जी ओनली, जिसकी यूनिट होती है mL2T-2। जब मैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलता हूं, इसको मैं किससे डिवाइड कर दे रहा हूं? लेटेंट हीट को मास से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? L2T-2। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन अपॉन केजी। स्पेसिफिक लेटेंट हीट सिर्फ जूल रह जाएगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या हो जाएगा? जूल डिवाइड बाय केजी। इस लेटेंट हीट मेरा कब यूज होता है? जब मेरा स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जितना एनर्जी, सपोज मैं आइस लेता हूं, आइस को मैं वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो जितना मेरा एनर्जी आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए लगता है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। जितना एनर्जी मेरा आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए लगता है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। और जितना एनर्जी मेरा वाटर का टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री टू 20 डिग्री, फ्रॉम 20 डिग्री टू 30 डिग्री, फ्रॉम 30 डिग्री टू 100 डिग्री, जितना एनर्जी मेरा टेम्परेचर राइज करने के लिए लगता है, जितना एनर्जी मेरा टेम्परेचर राइज करने के लिए लगता है उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी इज यूज फॉर राइज इन टेम्परेचर, लेटेंट हीट इज यूज फॉर चेंज ऑफ स्टेट। किसी, नॉट ओनली वाटर, कोई भी चीज, आपका आयरन है, सपोज आपका आयरन है, वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग, कितनों को पता है वेल्डिंग क्या होती है? वेल्डिंग पता है? अब देखो जब आयरन को वेल्ड कर रहे हैं, जब आयरन की वेल्डिंग कर रहे हैं, सपोज आयरन मेरा 10 डिग्री सेल्सियस पे है,
या रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे मैं वेल्डिंग करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका कितना हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर 40 डिग्री से 3000 डिग्री सेल्सियस है तो क्या लगेगा मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगेगा, हीट कैपेसिटी। जब वो 3000 डिग्री में जाके मेल्ट होगा तो क्या लगेगा मेरा लेटेंट हीट लगेगा, लेटेंट हीट। तो जितना एनर्जी मेरा 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस जाने में लग रहा है टेम्परेचर, उतनी एनर्जी को मैं हीट कैपेसिटी बोलता हूँ। और जितना एनर्जी मेरा मेल्ट करने के लिए लग रहा है उसमें मैं क्या लगाता हूँ, लेटेंट हीट लगाता हूँ। ये कुछ हीट के कॉन्सेप्ट्स, कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? चलो ठीक है। चलो कुछ गिनती के 5-6 बच्चे हैं कॉन्स्टेंट्स। सर प्लीज एक्सप्लेन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? जब टेम्परेचर राइज होता है, आप चावल को कुक करते हो, आप राइस को कुक करते हो, आप चपाती बनाते हो, आप क्या करते हो? आप गैस में कुकर रखते हो या तवा रखते हो, पैन रखते हो। तो देखो इनिशियली इनका टेम्परेचर बहुत कम रहता है पर बाद में इनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, राइट? कुकर का, पैन का, जो इनके अंदर वाटर है उसका, इन सब का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इन सब का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो किस चीज पे डिपेंड करता है? जो इनका टेम्परेचर बढ़ रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ओके, हाउ मेनी नो दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर? हाउ मेनी ऑफ यू नो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर? दैट वाटर हीट्स अप quick sorry, water heats up very slow and cools down very slow. Land heats up very quickly, cools down very quickly. How many know this property? आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर 6-7 क्लास में पढ़ा है। वाटर देखो, सन बराबर है, सन सन है यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे वाटर है। देखो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और वाटर बहुत स्लोली गर्म होगा। लैंड बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, वाटर बहुत धीरे गर्म हो रहा है। तो लैंड बहुत जल्दी क्यों गर्म हो रहा है, वाटर धीरे क्यों गर्म हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हीट कैपेसिटी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हीट कैपेसिटी। दोनों की हीट कैपेसिटी अलग है। सन तो बराबर है, सन दोनों के ऊपर है। कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? हीट कैपेसिटी पे। एल्यूमिनियम जल्दी गर्म होता है, आयरन धीरे गर्म होता है, राइट? एल्यूमिनियम बहुत जल्दी गर्म होता है, आयरन धीरे गर्म होता है। पता नहीं आपको, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं, जब आप मैगी एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाते हो तो वो जल जाती है, आयरन के बर्तन में बनाते हो तो नहीं जलती है। कितनों ने एक्सपीरियंस किया है? मैगी बनाते हैं, राइस बनाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस? कई और बच्चों ने किया होगा, राइट? सरिता हैज एक्सपीरियंस, सुशील ने एक्सपीरियंस किया है। एल्यूमिनियम के बर्तन में कुछ भी बनाओ चिपक जाता है, आयरन में नहीं चिपकता। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एल्यूमिनियम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, आयरन धीरे धीरे गर्म होता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दोनों की हीट कैपेसिटी अलग है, दोनों की हीट कैपेसिटी अलग है। हीट कैपेसिटी अलग होने का रीजन मॉलिक्यूलर फैक्टर पे ही होता है। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो आपको टेक्निकल टर्म्स भी सीखनी पड़ेगी। 10th क्लास और 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स एडवांस होंगे ना। सिमिलरली देखो आइस, सिमिलरली आइस और मेटल, बताओ दोनों में से कौन सा जल्दी मेल्ट होगा? हु विल मेल्ट फास्ट? हु विल मेल्ट फास्ट? आइस जल्दी मेल्ट होगा या मेटल जल्दी मेल्ट होगा? आइस जल्दी मेल्ट होगा या मेटल? देखो दोनों को अगर मैं इक्वल हीट दूं, आइस जल्दी मेल्ट होगा। आइस जल्दी मेल्ट क्यों होगा? क्योंकि दोनों का लेटेंट हीट अलग है, लेटेंट हीट अलग है। तो लेटेंट हीट डिसाइड करता है कौन कितने जल्दी स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज। और स्पेसिफिक हीट डिसाइड करता है, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या डिसाइड करते हैं? राइज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
यूनिट क्या है? यूनिट सेम है, हीट अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। ये किसकी यूनिट थी मेरी? ये यूनिट आपकी कंडक्टेंस की थी। अगर कंडक्टेंस याद है तो ये भी याद आपको हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहां तक कितनों को सब समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? कुछ चीजें याद रखनी पड़ रही होंगी, कुछ चीजें मगअप करनी पड़ रही होंगी। यही फिजिक्स है, दिस इज फिजिक्स। सम थिंग्स मगअप, सम थिंग्स रिमेंबर, सम थिंग्स लॉजिक। बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, ऑल इन वन है फिजिक्स। ओके, देखो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट एंड वेन कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर एंड गैस कांस्टेंट, ये 5 और याद कर लो बस। और कोई इच्छा नहीं मेरी, मेरी बस इस चैप्टर में ये और इच्छा है आपसे। ठीक है, एक बच्चा गुस्सा होकर चला गया, बोला था 5 और। चलो ठीक है, गैस कांस्टेंट क्या होता है? ओके, देखो गैस में कुछ फैक्टर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये 4 फैक्टर्स होते हैं और ये आपस में रिलेटेड होते हैं। ये सारे फैक्टर्स आपस में क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। आपको मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज देखो ये एक बलून है मेरा, इसके अंदर एयर है, उसकी वॉल्यूम होगी, राइट, उसमें कुछ वॉल्यूम होगी। जब मैं बाहर से प्रेशर लगाऊंगा, बाहर से प्रेशर लगाऊंगा, तो बलून मेरा कंप्रेस होगा कि नहीं? बलून क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। तो देखो वॉल्यूम, तो देखो जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गई? कम हो गई। वॉल्यूम क्या हो गई? कम हो गई, राइट। पहले वॉल्यूम कितनी थी हवा की? इतनी थी। अब वॉल्यूम कितनी हो गई? कम हो गई। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो अगर मेरे एयर के पार्टिकल्स कम है, सपोज 3 पार्टिकल है, तो वॉल्यूम कम लेंगे। अगर एयर के 20 पार्टिकल है, एयर के 20 पार्टिकल है, तो वॉल्यूम ज्यादा लेंगे। मतलब क्या? पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वैसे देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, राइट। तो ये सारी क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड होती है। ये सारी क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड होती है। जब अगर एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो बाकी क्वांटिटीज में कैसे चेंज होता है? इस इक्वेशन क्या क्या बोलते हैं हम? गैस इक्वेशन बोलते हैं। गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन वो इक्वेशन है जो मेरे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट करती है। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट करती है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? गैस इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या है? गैस इक्वेशन क्या है मेरी? प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू टेम्परेचर। अगर मैं कांस्टेंट हटाता हूं, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये आर को हम क्या बोलते हैं? आर को हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं। प्रेशर, ये मेरा प्रेशर है, ये मेरा वॉल्यूम है, ये मेरा क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की यूनिट मोल्स होती है, मोल्स। और ये क्या है मेरा? टेम्परेचर। और ये सारे आपस में एक दूसरे से क्या रिलेटेड, क्या है? रिलेटेड है। और एक कांस्टेंट रहता है, ये क्या होता है? गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू यूनिवर्सली फिक्स्ड है। जैसे ग्रेविटी आपकी अर्थ की वैल्यू फिक्स है 9.8, सिमिलरली आर की वैल्यू फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, सो मेरी गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये मेरी गैस इक्वेशन है। ये मेरी गैस इक्वेशन है। देखो अगर ये समझ में आ गया तो अगले 3 भी समझ में आ गए। एन क्या है मेरा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसकी यूनिट मोल होती है, मोल्स। आपको पढ़ाया था मैंने। ये टेम्परेचर है, केल्विन। ये प्रेशर है, वॉल्यूम है। तो मेरी आर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी माय आर? आर विल बी इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? कैन यू फाइंड द डायमेंशन ऑफ आर?
Can you find the dimension of R? क्या आप मुझे बता सकते हो R का डायमेंशन क्या होगा? PV अपॉन NP। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? ML इनवर्स T माइनस टू। वॉल्यूम क्या होता है? L क्यूब। N क्या हो जाएगा? मोल। हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा? ML माइनस वन ML2 T माइनस टू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कितनों को आ रहा है समझ में? कितनों को ये गैस इक्वेशन थोड़ा बहुत समझ में आया जो मैंने समझाया? दैट प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर आपस में रिलेटेड रहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा 8th 9th 10th में प्रेशर वॉल्यूम कैसे रिलेटेड होते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, राइट? इसका एक रिलेशन है PV इक्वल टू nRT। ये भी आपको 11th फिजिक्स में आएगा। मुझे लगता है मैंने 11th फिजिक्स 95% कवर कर दिया फॉर्मूलेस। कितनों का यही आ रहा है? ML2 T माइनस टू। ट्राई करो सॉल्व करने का, प्रैक्टिस बनाओ, ये सब आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। How many got like this? ओके, सूरज को आया। कितनों को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? पूछो मुझसे अगर कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क मी, प्लीज, माय रिक्वेस्ट। एनी डाउट आस्क मी, 10 times you ask, I'll clarify. Either tell done or understood, or please type 1, otherwise type 0 if you are not able to understand. Any doubt you ask me. तो देखो, इसकी यूनिट भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ML2 T माइनस टू जूल से मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। देखो यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया है, कंफ्यूज मत होना, के इनवर्स थीटा इनवर्स कुछ भी चलेगा। देखो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। यस, कितनों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है? 9th 10th में कुछ पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट? कितनों को थोड़ा बहुत आइडिया मोल कॉन्सेप्ट का? सबको पता है? ठीक है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? 6.022 इंटू 10⁻23। यही एवोगैड्रो नंबर, यही एवोगैड्रो नंबर। When I say 1 mole of oxygen, what does it mean? What does it mean? 1 mole of oxygen means 6.022 into 10⁻23 atoms of oxygen. When I say 1 mole of ether, when I say 1 mole of ether, 1 mole of ether means कितने ether? 6.022 into 10⁻23 ethers. तो 1 मोल ऑफ अथर काफी है चाइना को हराने के लिए। अगर 1 मोल ऑफ अथर मिल जाए तो चाइना को हरा देंगे। इतने अथर रहेंगे बिना किसी वेपन के। अगर ऐसे दौड़ के कूद गए चाइना पे तो दे कैन डिफीट चाइना। ठीक है,
अब 1 मोल एवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है? एवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है? ठीक है, आई कैन ट्राई बट यू गिव मी 1 मोल ऑफ एथल. ओके, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए, एवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है? मोल इनवर्स. मोल इनवर्स. मोल इनवर्स. एवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है? मोल इनवर्स. ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है. देखो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? K इक्वल टू गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, याद रखना, ये तीनों क्या रिलेटेड है. गैस कांस्टेंट R है, एवोगैड्रो नंबर N है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? गैस कांस्टेंट R डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. Can you please tell me the dimension? Can you please tell me the dimension of Boltzmann constant? बस इसको किससे डिवाइड को मोल हट जाएगा, राइट? बिकॉज अपॉन क्या है? Na, तो मोल इनवर्स दोनों कट जाएंगे. क्या हो जाएगा? M1L2 T-2 थीटा इनवर्स और केल्विन इनवर्स. ठीक है, इजी, राइट? चलो ठीक है. नाउ लेट्स स्टडी. बोल्ट्जमैन हो गया. ये क्या होता है? इसकी यूनिट क्या होता है? कि जूल पर केल्विन. जूल, केल्विन छुप गया, जूल पर केल्विन. मोल गायब हो गया क्योंकि डिवाइड हो गया. स्टीफन कांस्टेंट एंड वेन्स कांस्टेंट ये किस चीज से रिलेटेड है? हॉट बॉडी. कितनों ने हॉट बॉडी रेडिएशन पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड हॉट बॉडी रेडिएशन? गर्म बॉडी को रेडिएशन छोड़ती है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हॉट बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा है? कोई भी काला कलर हो वो गर्मी ज्यादा देता है, गर्मी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है. कभी नहीं पढ़ा? आपने ये नहीं सुना कभी कि धूप में ब्लैक, डार्क कलर के कपड़े, ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ज्यादा पसीना आएगा, ज्यादा गर्मी लगेगी. आपको व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, आपको येलो कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, ग्रीन कलर का, ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्लू. आपने पढ़ा होगा ना? क्यों डार्क कलर के कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. अब देखो, कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उतना ही हीट वापिस देगा. सोलर कुकर भी ब्लैक होता है, वेरी गुड. इवन सोलर कुकर अगर आप देखोगे तो उसकी बॉडी ब्लैक कलर की होती है. क्यों? ताकि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ले. इट एब्जॉर्ब मोर हीट. सिमिलरली आप देखो, आपकी जो सेल की बैटरी होती है, सोलर सेल की बैटरी होती है. सोलर पैनल भी पूरा ब्लैक कलर का होता है. सोलर पैनल इज ऑल्सो कंप्लीटली ब्लैक. वाई? सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब मोर हीट. तो कोई भी ब्लैक चीज हो वो क्या करती है? बहुत हीट एब्जॉर्ब करती है. देखो, अगर किसी ने बहुत हीट एब्जॉर्ब करी है तो रिलीज भी बहुत हीट करेगा. और कोई बहुत हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो हीट को क्या भी करेगा? रिलीज भी करेगा. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? हर ब्लैक बॉडी या हॉट बॉडी, ब्लैक और हॉट बॉडी क्या करते हैं? एक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं. रेडिएशन. जब वो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं तो जब वो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं तो फिजिक्स में हम दो टर्म्स पढ़ते हैं. एक क्या? इन रेडिएशंस का पावर. इन रेडिएशंस का पावर. जो रेडिएशंस का पावर है वो किस चीज से डिफाइंड होता है? वो स्टीफन्स कांस्टेंट से डिफाइंड होता है. जैसे गैस में मेरा गैस कांस्टेंट था, जिस तरह से मेरा गैस में गैस कांस्टेंट था, वैसे ही स्टीफन कांस्टेंट भी मेरा क्या डिसाइड करता है? स्टीफन कांस्टेंट मेरा पावर ऑफ रेडिएशन, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है. अब ये रेडिएशन वेव होती है. जैसे आपने पढ़ा होगा लाइट वेव, ये वेव. तो रेडिएशंस आर आल्सो वेव. दे आर आल्सो वेव.
उनका क्या होता है, उन वेव का वेवलेंथ होता है, उन वेव का वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब देखो ब्लैक बॉडी मेरी रेडिएशन दे रही है, मुझे उस रेडिएशन की पावर डिफाइन करनी है, मुझे उस रेडिएशन की वेवलेंथ डिफाइन करनी है, लेकिन इस सब की बिगनिंग कहां से होती है, टेम्परेचर से। ब्लैक बॉडी का कोई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर की वजह से वो रेडिएशन रिलीज करेगा, और जो रेडिएशन रिलीज करेगा वो पावर प्रोड्यूस करेगा और उसका वेवलेंथ होगा। तो देखो स्टीफन कांस्टेंट क्या बोलता है, टेम्परेचर और पावर में रिलेशन है। क्या, पावर इक्वल टू स्टीफन कांस्टेंट इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर की पावर 4, टेम्परेचर का 4 टाइम्स। वैसे वेन कांस्टेंट क्या बोला, अगर मैं वेवलेंथ और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं वेवलेंथ और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कांस्टेंट मिल जाएगा। क्या बोलते हैं, वेन कांस्टेंट। अगेन आई एक्सप्लेन। देखो मेरी ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी 1 है, ये ब्लैक बॉडी 2 है, ये ब्लैक बॉडी 3 है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T1 है। ये वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा λ1, ये करेगा λ2, ये λ3। जब मैं ये टी प्रोडक्ट करूंगा, λ1 इंटू T1 इज इक्वल टू λ2 इंटू T2 इज इक्वल टू λ3 इंटू T3, which is a constant known as Wein's constant, which is known as Wein's constant। तो आपका वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। कितनों को ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? ओके, एक को नहीं आया, नो प्रॉब्लम। प्लीज रिपीट स्टीफन कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट। क्या लगे? चलो ठीक है, चलो ठीक है, आपको एक सिंपल रिलेशन बताता हूँ, सिंपल रिलेशन, आपको इससे काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखो अगर अगर मैं एक ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है मैंने। अब देखो ओम्स लॉ में क्या होता है, एक रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज सप्लाई करता हूं और मैं करंट डिटेक्ट करता हूं। V1 I1 हुआ, जब मैंने V1 सप्लाई किया तो I1 आया, V2 सप्लाई किया तो I2 आया, V3 सप्लाई किया तो I3 आया। इन सब का रेशो क्या होगा, इन सब का रेशो क्या होगा, सेम होगा कि नहीं? V अपॉन I इज ऑलवेज कांस्टेंट। कितना को ये पता है, हाउ मेनी नो दिस ओम्स लॉ का, ये पता है? अब देखो वैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर T1 है तो इसने वेवलेंथ λ1 प्रोड्यूस की, उसका टेम्परेचर T2 है, उसने वेवलेंथ λ2 प्रोड्यूस की, उसका टेम्परेचर T3 है, उसने वेवलेंथ λ3 प्रोड्यूस की। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वेवलेंथ और टेम्परेचर को तो क्या मिलेगा मुझे, कांस्टेंट मिलेगा। जिस तरह से इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं, सिमिलरली यहां पे इस कांस्टेंट को वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो जब ये ऑब्जेक्ट का कोई टेम्परेचर है तो ये वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है। वेवलेंथ किसकी है, ये एक रेडिएशन की, रेडिएशन, इट प्रोड्यूस रेडिएशन। ठीक है, आपको एक अमेजिंग चीज बताता हूं, कितनों को पता है नाइट कैमरास जो इंफ्रारेड डिटेक्ट करते हैं, जो इंफ्रारेड डिटेक्ट करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो, जो रात में विजन में देखने के लिए यूज होते हैं, जो लाल लाल करके दिखाते हैं। आपने एक मूवी भी देखी होगी प्रीडेटर, कितना नहीं, प्रीडेटर मूवी देखी है, एलियन वर्सेस प्रीडेटर, एलियन की मूवी है, देखिए। वो एक चश्मा पहनता था, वो एक चश्मा पहनता था, जब वो चश्मा पहनता था तो उसको लाल लाल दिखता था। आपने डिस्कवरी में भी देखा होगा, नाइट विजन डिवाइसेस, अंधेरे में देखो तो क्या दिखता है आपको, क्या दिखता है आपको, कुछ लाल लाल दिखता है, लोग दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है, मेरी बॉडी रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है।
देखो मैं बैठा हूं, मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 98 फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरी बॉडी का हीट है। वो क्या था मेरा हीट है, ये मेरा हीट है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। तो मेरा एक टेम्परेचर है और इसके हिसाब से मुझे क्या मिलेगा, वेवलेंथ मिलेगा। ठीक है, इससे मुझे क्या मिलेगा, वेवलेंथ। जब मैं वेवलेंथ और टेम्परेचर को कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक कांस्टेंट मिल जाएगा। अब देखो, जो रेडिएशन है उसकी एक पावर होती है, रेडिएशन की पावर होती है जो मेरा आईआर डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, जो मेरा इंफ्रारेड डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। वो रेडिएशन की जो पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू एरिया इंटू टेम्परेचर की पावर 4 इंटू कॉन्स्टेंट। दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज स्टीफन्स कॉन्स्टेंट, इज नोन एज स्टीफन्स कॉन्स्टेंट। एरिया किसका, बॉडी का। ये देखो, इस बॉडी का कोई एरिया होगा, इस बॉडी का कोई एरिया होगा, इस बॉडी का कोई एरिया होगा, वो एरिया इनटू इसका कोई टेम्परेचर होगा, इनटू T4 इनटू दिस सिग्मा। दिस इज नोन एज स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट और वेन कांस्टेंट। द स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन और वेन कांस्टेंट, ये हर बॉडी के फिक्स होते हैं, हर बॉडी के फिक्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, हर बॉडी का, हर बॉडी का जैसे रजिस्टिविटी फिक्स होता है, गोल्ड का रजिस्टिविटी फिक्स है, कॉपर का रजिस्टिविटी फिक्स है, सिल्वर का रजिस्टिविटी फिक्स है, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट का स्टीफन कांस्टेंट एंड वेन कांस्टेंट फिक्स है। आपकी बॉडी का भी, आपकी बॉडी का भी स्टीफन कांस्टेंट एंड वेन कांस्टेंट फिक्स है, मेरी बॉडी का भी स्टीफन कांस्टेंट वेन कांस्टेंट फिक्स है। ठीक है, कितनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग है थोड़ा, आया, गुड। सो ये देखो, सिग्मा की वैल्यू पावर अपॉन एरिया अपॉन टेम्परेचर 4, पावर अपॉन एरिया अपॉन टेम्परेचर 4। तो पावर, पावर आपको पता है यूनिट, एरिया पता है, टेम्परेचर पता है। टेम्परेचर क्या होगा, केल्विन 4, एरिया क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, पावर क्या होता है ml2 T-3 वर्क अपॉन टाइम, एल स्क्वायर कट जाएगा, M T-3 थीटा -4 या K-4। ये क्या हो गया मेरा स्टीफन कांस्टेंट। वेन कांस्टेंट क्या होता है, वेवलेंथ इनटू टाइम कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा एल के, एम नहीं एल, एल क्या होता है मेरा डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, यहां तक सब क्लियर। अब गिनती के 2-3 चीजें बची है, अब सिर्फ गिनती की 2-3 चीजें बची है। आप एट द एंड ऑफ चैप्टर, यू आर एट द एंड ऑफ चैप्टर। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट, सबको क्लियर है, चलो ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कितनों को पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, हाउ मेनी नो फोर्स बिटवीन टू मासेस, सपोज m1 m2 दो मास है, इनके बीच का रेडियस r है, फोर्स इज इक्वल टू Gm1 m2 by r square। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, पता है ये, पता है आपको, फोर्स इक्वल टू Gm1 m2 by r square, 6.6, ओके 6.7 आपको पता है। कैन यू हेल्प मी टू फाइंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये मास, ये डिस्टेंस, फाइंड करो फोर्स क्या होता है ml T-2 इंटू आर क्या हो जाएगा L2, ये क्या हो जाएगा मास m, क्या हो जाएगा जी, m इनवर्स L3 T-2।
कितनों को आ गया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड? इजी राइट? चलो वेरी गुड। देखो अब इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? देखो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, G इक्वल टू फोर्स आर स्क्वायर अपॉन एम एम, मास वन मास टू। तो फोर्स क्या हो जाएगा? न्यूटन। आर स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एम वन एम टू क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट प्रेजेंटेशन का, चलो ठीक है। कुछ और चीजें देखो, जिस तरह से फोर्स फोर्स इन masses is what? G m1 m2 by r square. Similarly, force between two charges, force between two charges is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. q1 q2 क्या है? दो चार्ज है। r क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस है, जैसे मासेस और उनका डिस्टेंस होता है। यहाँ पे g लिखते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है मेरा? परमिटिविटी। परमिटिविटी इसका यूनिट आप खुद से कर लेना, सेम है। कैसे? एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। ये 80 हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत यूज होगा 11, वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम ये आपको 2-3 यूनिट में यूज होगा, इन 2-3 यूनिट्स। तो कोई स्प्रिंग पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो स्प्रिंग? नहीं पता क्या? अरे कुछ तो बोलो। स्प्रिंग पता है? ठीक है। देखो जब आप स्प्रिंग को खींचते हो, सपोज मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ स्प्रिंग को, जब मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं तो स्प्रिंग क्या होगा? लंबा होगा, राइट? स्प्रिंग मुझे पीछे खींचेगा, स्प्रिंग अप्लाई बैक फोर्स। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? राइट? जितना मैं स्प्रिंग को खींचूंगा उतना ज्यादा दम लगेगा। जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो, आप थोड़ा खींचोगे तो ठीक है, थोड़ा और खींचोगे तो दम लगता है, और खींचोगे तो बिल्कुल पसीना आ जाएगा आपको, और अगर आपने बहुत ज्यादा खींच दिया उसके बाद आप खींच ही नहीं सकते, राइट? ऐसा होता है। मतलब क्या? जब आप स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे हो तो स्प्रिंग भी आप पे फोर्स लगा रहा है। अब ये फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है? ये फोर्स डिपेंड करता है कितना स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, डिपेंड्स ऑन एक्स। एक्स मतलब क्या? हाउ मच यू आर पुलिंग स्प्रिंग। सपोज स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है 3 सेंटीमीटर, आपने उसको खींच के 8 सेंटीमीटर कर दिया, तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। और आपका जो फोर्स है, ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? कितना आप खींच रहे हो, 5 सेंटीमीटर। सो देखो, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस, जितना आप खींचोगे उसको, ये जैसे इसमें 5 सेंटीमीटर है, इनटू अ कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, SPRING, स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन डिस्टेंस। क्या हो जाएगा बताओ? MLT-2 अपॉन L, कट जाएगा, MT-2 आ जाएगा। MT-2 यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स पर डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर।
आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, परमिटिविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक ही फंडे से आ रहे हैं, ठीक है। कितनों को यहां तक समझ में आ गया? लास्ट 4 प्रॉपर्टीज इंटरेस्टिंग है थोड़ी। लास्ट 4 प्रॉपर्टीज, लास्ट 4 प्रॉपर्टीज। चलो ठीक है, ठीक है, आपको मैं फोटो दिखाता हूं, आप बताना। ये क्या हो रहा है इसमें? ये क्या, किसके ऊपर खड़ा है स्पाइडर? स्पाइडर किसके ऊपर खड़ा है? स्पाइडर किसके ऊपर खड़ा है? वाटर के ऊपर। कितनों ने कभी देखा है मच्छर, स्पाइडर, कोई छोटा कीड़ा वाटर के ऊपर चलने लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दे आर एबल टू वॉक ओवर वाटर? कितनों ने पानी को ऐसे देखा है? और कोई पानी फेंको, वो क्या करता है, आपस में क्या करता है? बबल बना लेता है, राइट? आपने ये भी देखा होगा, आप पानी को कभी साबुन में डाल के ऐसे फेंकते हो तो बबल्स उड़ते हैं हवा में। सोप डाल के कुछ तो ऐसे गोल गोल सा ऐसे रिंग लेते हो, ऐसे फूंक मारते हो तो क्या निकलते? बबल्स निकलते हैं, राइट? आप कोई पानी को बहाओगे ना, और जब आप कभी पानी को फेंकोगे जमीन पे, तो पानी क्या ऐसे पैचेस बना लेता है, जोड़ के एक जगह, फिर ऐसे पैचेस। पानी ग्रुप में रहना पसंद करता है, पानी कभी ऐसे अलग नहीं रहेगा। जैसे आपने रेत को फेंका, अगर आपने रेत को फेंका रेत को फेंका तो क्या होगा? वो ऐसे डॉट, अगर आप रेत को फेंकोगे तो ऐसे डॉट डॉट में गिरेगा, लेकिन पानी को फेंकोगे तो बबल्स के फॉर्म में ऐसे पेयर में गिरेगा। हाउ मेनी हैव सीन दिस? हाउ मेनी हैव सीन दिस? सबने देखा है? दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींच के चिपक जाते हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है आपस में अट्रैक्ट करने की। वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर and they form a unit. Sugar also, yes. मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? ओके, ये क्या प्रॉपर्टी होती है? सरफेस टेंशन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेरी आवाज नहीं आ रही? इसमें वॉइस क्लियर? सरिता आ रही है? थोड़ी आ रही है? देखो बाकियों को क्लियर आ रही है या थोड़ी आ रही है? इसमें वॉइस क्लियर और थोड़ी क्लियर। तो क्या वाटर को आप ऐसे पेनिट्रेट करो, जब भी आप वाटर को पेनिट्रेट करो, आप देखो आपके नेट में प्रॉब्लम होगी, तो वाटर को पेनिट्रेट करो तो थोड़ा एनर्जी लगता है। सिमिलरली ये स्पाइडर है, ये वाटर को, स्पाइडर का वेट बहुत कम है, तो क्या है, वाटर को पेनिट्रेट नहीं कर रहा, सो इट कैन वॉक ऑन वाटर। सरिता यू कैन रिजॉइन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सरफेस टेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ओके, नाउ अगेन आई गो बैक। अब सरफेस टेंशन किस चीज पे डिपेंड करता है? लेंथ एंड फोर्स। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। जैसे देखो पानी है, उसमें मैंने एक बाल फेंक दिया या लकड़ी फेंक दी, लकड़ी की लेंथ क्या होगी? एल, और लकड़ी फोर्स लगा रही होगी कुछ, लकड़ी फोर्स लगा रही होगी कुछ, एम जी, वेट होगा ना एम जी। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? एम जी डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ लकड़ी। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? वेट अपॉन लेंथ। अब कोई सर्कुलर रिंग है, मेरी सर्कुलर रिंग पानी में फ्लोट कर रही है, सर्कुलर रिंग का क्या होगा? एम जी एरिया होगा, वेट होगा,
तो नीचे डाउन कर रहा होगा, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये रेडियस होगा तो 2πr, तो mg/2πr क्या हो जाएगा मेरा, सरफेस टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स अपॉन लेंथ में सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन का कि आप इससे मेरे को सरफेस टेंशन का डायमेंशन बता सकते हो। कैन यू टेल मी द डायमेंशन? फोर्स क्या होता है, mlt-2, लेंथ क्या हो गया l, क्या हो जाएगा mt-2, और l0 लिख सकते हो, ml0t-2। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मैनी अंडरस्टूड? चलो गुड, ओके। ठीक है, ये फिगर देख रहा हूं, फिर से बताता हूं, कितनों को समझ में आ रहा है ये फिगर में क्या हो रहा है? देखो मैंने 3 लिक्विड लिए, हनी, ऑयल, वाटर। एक जगह मैंने क्या किया है, हनी में देखो इतना ड्रॉ डूब रहा है, ऑयल में कम डूब रहा है, वाटर में बहुत जल्दी डूब जा रहा है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? कोई ऑब्जेक्ट एक लिक्विड में जल्दी डूबता है, एक लिक्विड में बहुत धीरे धीरे डूबता है, ऐसा क्यों? थोड़ा आइडिया लगाओ। ओके, डेंसिटी, ओके, एनी अदर थिंग? सिर्फ डेंसिटी, विस्कोसिटी। देखो फ्रिक्शन पता है आपको? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? दो फोर्स, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। देखो एक ये सरफेस है, सपोज अर्थ सरफेस पे मैं एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहा हूं, तो मैंने बोला था ऑपोजिट फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, राइट, जो मुझे अपोज करता है। लेकिन ये किस में होता है? ये सॉलिड में होता है, ये सॉलिड में होता है। सो फ्रिक्शन, जब देखो ऑपोजिशन सॉलिड में होता है तो उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। सिमिलरली जब ऑपोजिशन लिक्विड देता है, तब लिक्विड ऑपोजिशन देता है, उसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो फ्रिक्शन इन लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी, फ्रिक्शन इन लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। कितनों को ये समझ में आया? तो ये क्या हो रहा है? विस्कोसिटी, वाटर फ्रिक्शन दे रहा है, वाटर फ्रिक्शन दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, तो देखो जब आपका वाटर मूव करता है, जब वाटर आपका मूव करता है, वेस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। यस, देखो वाटर की लेयर्स हैं, सबसे अपर लेयर, लोअर लेयर, वाटर ऐसे लेयर्स में फ्लो होता है। मैं पानी में नीचे नीचे जा रहा हूं, ये लेयर्स है। ये हर लेयर क्या करती है? आपस में एक दूसरे पे क्या लगाती है? फ्रिक्शन लगाती है। हर लेयर आपस में क्या लगाती है? पहली लेयर और दूसरी लेयर आपस में क्या लगाएंगे? एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाएंगे। सिमिलरली दूसरी लेयर और तीसरी लेयर फ्रिक्शन लगाएंगे, तीसरी लेयर, चौथी लेयर फ्रिक्शन लगाएंगे। वाटर फ्लोज इन अ लेयर, लेयर बाय लेयर। जो आपका वाटर फ्लो होता है वो लेयर में फ्लो होता है, जो नदी में फ्लो होता है, आपकी जो गंगा नदी, यमुना नदी, या फिर जो आपका वाटर किसी लेक में ट्रेवल होता है, बड़ी लेक में, तो कैसे ट्रेवल होता है? ऐसे ट्रेवल होता है, लेयर बाय लेयर। तो ये दोनों लेयर आपस में क्या लगाती है? एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। लेकिन ये लिक्विड है तो इसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो हर लेयर की वेलोसिटी अलग रहती है, इसकी v1, इसकी v2, इसकी v3, इसकी v4, इसकी v5, इसकी v6।
हर लेयर की वेलोसिटी क्या रहती है, अलग अलग रहती है, अलग अलग। ऊपर सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहती है, नीचे जाओ तो वेलोसिटी कम होती है। आपको ही पता होगा ना, पानी में जितने नीचे जाओ पानी की स्पीड कम होती है, ऊपर बहुत फास्ट फ्लो होता है, राइट। तो देखो क्या होता है, वेलोसिटी हर लेयर की डिफरेंट होती है। और सबसे नीचे क्या है, जमीन है। सबसे नीचे क्या है, जमीन है। देखो जो ग्राउंड है वो सबसे, ये लेयर को, V7 लेयर को फ्रिक्शन देगा। V7 लेयर V6 को खींचेगा, V6 V5 को खींचेगा, V5 ऐसे करके ये आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। और इससे क्या होगा, स्पीड रुकती है लेयर की। इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी फोर्स है, इसका फॉर्मूला क्या है, आई डायरेक्टली कम टू पॉइंट, व्हाट इज फॉर्मूला इज, जो मुझे मेन चीज आपकी कवर करनी है। Viscosity depends on area. Viscosity depends on area. Viscosity force depends on area into coefficient of viscosity into dv by dx. Now dv by dx क्या है, सपोज मेरी लेयर 1 है ये, नेट चला गया था, ओके ओके नो प्रॉब्लम। ये मेरी पहली लेयर है, ये मेरी दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है। अब देखो इन दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स। इन दोनों के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा वी। तो देखो विस्कोसिटी फोर्स में कैसे डिफाइन करता हूं, इन लेयर के बीच में जो एरिया कांटेक्ट एरिया है, जो इन लेयर के बीच में कांटेक्ट एरिया है, इनटू अ कांस्टेंट इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस ऑफ these two layers. This constant is known as coefficient of viscosity. जैसे बताता हूं, जो दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कितना एरिया इन दोनों का कनेक्टेड है आपस में। मतलब कि जितना बड़ा एरिया कांटेक्ट में होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। कितना वेलोसिटी डिफरेंस है दोनों के बीच में, डेल्टा वी। और कितना डिस्टेंस है लेयर के बीच में, डेल्टा एक्स। सो फोर्स, मेरी आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्या मेरी? ओके, सॉरी बीच में नेटवर्क डिस्टरबेंस हो गया था। सो क्या होगा, ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो ये मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स अपॉन एरिया इनटू डीवी डीएक्स। क्या आप मेरी, ये लास्ट कॉन्सेप्ट, ये दो लास्ट, इसके बाद अब मैं आपको और नहीं परेशान करूंगा। क्या आप मेरे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, इनके यूनिट फाइंड करने में हेल्प कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम एल माइनस वन टी माइनस वन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, क्या हो जाएगा, एम टी माइनस टू। ठीक है, अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल सेकेंड। कैसे, फोर्स अपॉन एरिया
क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पॉइजन रेशो रेनॉल्ड्स नंबर, पॉइजन रेशो रेनॉल्ड्स नंबर, ये दोनों क्या होते हैं मेरे डायमेंशन में। क्या कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आते हैं इंडेक्स में? देखो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए क्वेश्चन के लिए, राइट। आपको इनकी यूनिट्स याद होनी चाहिए, आपको इनके डायमेंशन याद होने चाहिए। देखो मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, सारे फॉर्मूले, सबके डायमेंशन, सबकी यूनिट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आपको ट्वेल्थ में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्वेल्थ का तो मैंने पहली स्टडी में पढ़ा दिया था आपको, याद है। एक बार डायमेंशन पढ़ा के एरर पे आके फिर डायमेंशन पढ़ा, ये अब मैं नीट और मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ। देखो रटना रट सकते हो, पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाएगा, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं रटा, मैंने कुछ भी नहीं रटा है, मैंने कनेक्ट किया। जैसे देखो हीट और करंट को कनेक्ट करो, आप ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल को कनेक्ट करो, स्ट्रेस स्ट्रेन को कनेक्ट करो, कैसे स्ट्रेस ऑपोजिट प्रेशर होता है, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो नहीं रटना पड़ेगा। अरे मैं भी तो आप था, फिर मैं बना, तो आप भी आप हो, फिर आप भी मैं बन जाओगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे करो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो पॉइजन रेशियो एंड रेनॉल्ड्स नंबर, यस। देखो पॉइजन रेशियो एंड रेनॉल्ड्स नंबर, आपको बस पॉइजन रेशियो बता देता हूँ क्या, रेनॉल्ड्स नंबर क्या बताते हैं। देखो दो टाइप के वाटर फ्लो होते हैं, एक लेमिनर एंड टर्बुलेंट। वाटर के लेमिनर में क्या होता है, वाटर लेयर बाय लेयर फ्लो करता है, जो मैं आपको बता रहा था। इन टर्बुलेंट में क्या होता है, वाटर की लेयर आपस में मिक्स हो जाती है। तो जब मेरा वाटर किसी पाइप से पास होता है, आपने कभी देखा होगा पाइप से पानी निकल रहा है, आप पीछे बीच में उंगली लगा देते हो तो पानी फिर ऐसे ऐसे फास्ट आने लगता है, राइट। पानी फास्ट आने लगता है, आप तो फिंगर से क्लोज कर देते हो। क्या होता है, पहले आपका पानी लेमिनर में था, फिर आपने हाथ से कवर किया, ये क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया। तो कब वाटर लेमिनर रहेगा, कब वाटर टर्बुलेंट रहेगा, ये आपके किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपके डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर पे। इसका फॉर्मूला है, मैं आपको भेज दूंगा नोट्स, आप पढ़ लेना। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डायमीटर ऑफ पाइप एंड डायनम विस्कोसिटी। आप फिंगर से डायमीटर चेंज कर देते हो, डायमीटर चेंज कर देते हो तो रेनॉल्ड्स नंबर चेंज हो जाता है। ये भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, M0 L0 ठीक है। दैट्स ऑल फॉर योर दिस टॉपिक। आपका टॉपिक खत्म हो गया डायमेंशनल। आई गिव यू सम शीट्स एंड आंसर्स टू प्रीवियस क्वेश्चंस, यू स्टडी देम प्रॉपर्ली, स्टडी दिस लेक्चर्स प्रॉपर्ली, दिस ओनली विल कम इन योर एग्जाम्स, ओके। थैंक यू वेरी मच। अभी आपकी तरह दूसरी क्लास भी होगी, आपके फ्रेंड्स की क्लास है, तो आई क्विकली क्लोज। एनी डाउट यू कैन आस्क पर्सनली। थैंक यू।